केदारनाथ उपचुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाहें निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी। हालांकि निकाय चुनाव कब होंगे इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं निकाय चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर एचएनएन संवाददाता अरुण सैनी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से खास बातचीत की। केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव समाप्त हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में की है। अब सभी राजनीतिक दलों की निगाहें निकाय चुनाव पर टिकी हुई हैं और इंतजार है कि कब निकाय चुनाव प्रदेश में हो और कब निकाय चुनाव में जो है पार्टियां मैदान में उतरे। आज इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। सर, एचएनएन में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सर, केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव आप जीत कर आए हैं। सबसे पहले उसी पर आपकी प्रतिक्रिया, किस तरीके से इस जीत को भारतीय जनता पार्टी देख रही है? देखिए, केदारनाथ सीट जीतने के लिए मैं वहाँ की जनता का बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे उस क्षेत्र के काम, विशेषकर केदारपुरी में जो विकास के काम हुए हैं, उसको विकसित करने के काम हुए हैं। इधर माननीय धामी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा लगातार उस केदारनाथ सीट के अलावा पूरे प्रदेश भर में काम जो विकास के किए जा रहे थे, और सुशासन की ये जीत मैं कह सकता हूँ। और स्वाभाविक तौर पे आप ये समझिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस एक दुष्प्रचार कर रही थी, तो जनता ने उसको जवाब दिया कि दुष्प्रचार नहीं, विकास के मुद्दे पे, सुशासन के मुद्दे पे, काम के मुद्दे पे जनता वोट देती है और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कह रहे हैं कि जन सरोकार हारे हैं, कांग्रेस पार्टी नहीं हारी है और आगे अगर इस तरीके से चलता रहा तो कांग्रेस भी जनता से बात करके फिर अपनी राजनीतिक दिशा भी बदलेगी। वो क्यों जो है, हम क्यों इस तरीके के मुद्दे उठाए, हम क्यों अपना राजनीतिक जीवन खपाएं? देखिए, चुनाव मैदान में जब आदमी जाता है, जीत होती है या हार होती है। जीत होती है तो आप बधाई देंगे, हार होती है तो आप इस प्रकार की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से ये दुखद पहलू है। हार यदि किसकी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हार हो, उस पर मंथन करता है, उस पर देखता है कि क्यों हार हुई। और यदि आप उस केदारनाथ सीट पे हारे, में जैसे कहा, हम विकास के मुद्दे पे जीते हैं, हम सुशासन के नाम पे जीते हैं, माननीय मोदी जी और धामी जी के नाम पे जीते हैं। और आपके पास कोई मुद्दा ही नहीं था, आप दुष्प्रचार करते रहे। केदारनाथ को शिफ्ट कर दिया गया है, सोना चोरी हो गया, इस पे आपने चुनाव लड़ा तो जनता ने आपको जवाब दिया। अब आप कह रहे हैं कि उत्तराखंडियत हार गई, सरोकार हार गया, ये कैसे हो सकता है? यानी कि आपके हिसाब का कुछ निर्णय हो तो आप उसके लिए अच्छा बोलेंगे, और आपके भावनाओं के विपरीत या जनता अपनी भावना के अनुरूप निर्णय दे रही है तो आप उस पर इस प्रकार की टिप्पणी करते, मैं समझता हूँ ये इतने वरिष्ठ नेता के लिए उचित नहीं है। सर, अब सभी की निगाहें निकाय चुनाव पर टिकी हुई है और एक संशय के बादल लगातार बने हुए हैं कि आखिर प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे। और विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कह रहा है कि सरकार चुनाव से भाग रही है, डर रही है। नहीं, हम चुनाव कराने की स्थिति में हैं, बहुत जल्द हम चुनाव कराएंगे, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हमारे सामने है। जैसे ये पूरा होगा, आप ये भी जानते हैं कि हमारी आरक्षण से संबंधित फाइल माननीय राज्यपाल जी के पास है, वहाँ से भी उसकी अनुमति होनी है, यानी कि अध्यादेश जारी होना है। उसके साथ साथ हम जैसे आरक्षण का विषय हमारे यहाँ सामने कंप्लीट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे, चुनाव कराएंगे। सर, कब तक माना जा रहा है, कब तक हो सकते हैं निकाय? आरक्षण के निर्धारण के तुरंत बाद हम तो तैयार हैं, सरकार तो तैयार है। सर, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक विजन है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों में शुमार करना है। इसके लिए निरंतर जो है कार्य भी किए जा रहे हैं। अब जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है और सशक्त उत्तराखंड बनाने को लेकर 14 नीतियां लाई जा रही है, जो कि कैबिनेट में मुहर लगेगी और फिर उसे लागू किया जाए। किस तरीके की नीतियाँ रहेगी और क्या कुछ खास इसमें रहेगा? देखिए, सीधी सी बात है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ की उससे पावन भूमि से कहा था कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, और उत्तराखंड के माननीय धामी जी की सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जीडीपी आगे बढ़े, दुगनी हो, तो उसके लिए हमने कुछ विषय तय किए हैं, और निश्चित रूप से सभी से ये कहा जाता है कि आप इस पे काम करें ताकि हमारा जीडीपी बढ़े। आप जानते होंगे जीडीपी का के साथ साथ पिछले दिनों हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन पूरे देश भर में चौथे नंबर पर हम थे, छोटा सा राज्य है हम लोग, तो ये हमारी उपलब्धि हो सकती है। अनेकों आयाम हम इस छोटे से राज्य होने के बावजूद देश की उस प्लेटफॉर्म पे जाके हम उसमें अच्छी अर्जित कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम लोग का प्रयास करते हैं कि हम किस प्रकार से अन्य राज्यों की तुलना में आगे बढ़ें, अच्छी स्थिति में आए, वो हम प्रयास जारी रखेंगे।
सर, उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार अब अलग अलग मास्टर प्लान भी लाने जा रही है। किस तरीके के मास्टर प्लान देंगे, उसमें भी क्या कुछ खास है? देखिए, हमारे यहाँ अमृत वन में 7 जो बड़ी बड़ी सिटीज़ थी उसके मास्टर प्लान पे बातचीत चल रही थी, जिस पे 3 पे किन्हीं कारण से रोका गया है। ऋषिकेश का मास्टर प्लान बन के तैयार है, उसका भी जो विषय है वो गतिमान है। ऐसी 66+1 हमने अमृत 2 में हमने उसको जो हमारे निकाय हैं उस पर मास्टर प्लान के लिए कंसल्टेंट हमने नियुक्त किया, उन पर भी काम जारी है। यानी कि हमारे प्रदेश का समुचित विकास हो, नियोजित विकास हो, मास्टर प्लान के तहत हो, प्राधिकरण उसके तहत काम करे, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। तो मेरे द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शीघ्रता से अपने मास्टर प्लान आप बनाएं ताकि वो लागू हो सकें, फिर उसके आधार पे हमारे निर्माण कार्य हों जो नियोजित तरीके से, जिसके आने वाले टाइम पे उसका लाभ मिल सके, जनता को उसका लाभ मिल सके, उस पर हमारा काम जारी है। सर, भू कानून के अंतिम सवाल है। भू कानून को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। आने वाले बजट सत्र में भू कानून को लेकर सदन में कुछ लाया जाएगा, लेकिन लगातार जो भू कानून समन्वय संघर्ष समिति है वो आज भूख हड़ताल पर भी जा रही है और इसी के साथ ही विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है भू कानून को लेकर। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, गैरसैंण में बैठे भी थे उच्च अधिकारियों के साथ और जनता से उसके सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। हमारे तमाम जनपद स्तर के अधिकारियों को उसमें लगाया भी गया है। अनेकों ऐसे जो रजिस्ट्री हुई थी या जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अच्छा भू कानून, सख्त भू कानून हम लागू करेंगे, आगामी विधानसभा सत्र में लाया जा सकता है। तो जनता को विश्वास भी है, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार के जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं और उनको ये भी पता है जो हम कहते हैं वो करते हैं। जनता के हित में जो भी हमें करना होता है हम करते हैं। तो इसके लिए भी जनता को मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि हम सख्त भू कानून लाने की स्थिति में हैं और बहुत जल्द हम सख्त भू कानून लाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर अपनी बातें रखी हैं और तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ चर्चा की। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ मैं अरुण सैनी, HNN 24/7 देहरादून।